Good morning, students. Now we are going to do the part 2 of financial management chapter. So the topic today will be dividend decisions. Now, what is dividend decisions? It means distribution of the profit. So whatever the profit which has been earned by the company, it is going to be distributed among the creditors, employees, debenture holders, shareholders, etc. But basically here we are going to talk here about the shareholders. So here they are saying that the decision is concerned with the distribution of surplus funds. So the profit of the firm distributes among the various parties such as creditor, employees, debenture holders, shareholders, etc. So basically whatever the money comes, जो भी पैसा आता है वो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज। बट बेसिकली यहाँ पे हम शेयर होल्डर की बात ज़्यादा करेंगे क्योंकि इन सबको पेमेंट करने के बाद लाइक क्रेडिटर एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, क्रेडिटर को उनका पैसा क्योंकि उन्होंने हमको सप्लाई किया है रॉ मटेरियल, एंड डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है, और जो पैसा फिर बच जाता है तो शेयर होल्डर को उस पर डिविडेंड मिलता है। तो डिसाइड करना होता है कि कितना डिविडेंड इनको देना ठीक रहेगा। नाउ हियर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू creditors, debenture holders, etc. is a fixed liability on the company. So what the company or finance manager has to decide is to do with the residual or leftover profit of the company। मतलब कि सबको पेमेंट करने के बाद, बिकॉज ये फिक्स लाइबिलिटी बनती है, डिबेंचर होल्डर्स को जो भी इंटरेस्ट पे करना रहता है वो करना ही रहता है एनी हाउ। तो वो जो चीज़ एक लाइबिलिटी बनती है, फिक्स लाइबिलिटी मतलब पे करना ही है। तो जो बच जाता है तो उसको प्रॉफिट के रूप में देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को, विच इज़ डिविडेंड। ओके, तो जो डिविडेंड है उस पर डिसाइड करना पड़ेगा कितना देना ठीक रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा का पूरा प्रॉफिट में से पूरा पैसा उनको डिविडेंड के रूप में दे दें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर फिर कंपनी के पास री इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा बचना चाहिए, तो नहीं बचेगा तो कंपनी आगे चल के प्रॉब्लम में आ जाएगी। नाउ द सरप्लस प्रॉफिट इज आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। तो देखो, मान लेते कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, जो 30 करोड़ थे, 30 करोड़ वो तो सब इनको क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज वगैरह को पेमेंट में चले गए, तो अब बचते हैं 70 करोड़। अब 70 करोड़ में से हमने सोचा कि 20 करोड़ को हम डिविडेंड के रूप में दे देते हैं, 20 करोड़। और जो बच गया है उसमें से पैसा 50 करोड़, उसको अपन क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं पैसे को। Now, under dividend decision, or the finance manager decides how much to be distributed in the form of dividend and how much is to keep aside as retained earning. So the same thing I told you here कि किस तरह से डिविडेंड देना है ये डिसाइड करना है। अब कितना दोगे, हाउ मच यू कैन गिव एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, यू विल हैव टू डिसाइड दैट एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन मेक और टेक योर डिसीजंस। वट एवर द अमाउंट इज लेफ्ट डेफिनेटली वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, कंपनी उसको रिटेन कर लेगी, वापस री करेगी, उसको यूज़ कर सकती है उस पैसे को। और ये जो रिटेन अर्निंग है ये पैसा भी शेयर होल्डर्स का ही रहता है। नाउ, फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजंस, अब कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट इज अर्निंग। सो अर्निंग फैक्टर सबसे पहले डिविडेंड को अफेक्ट करता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी दैट व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। So dividends are paid out on the current and the previous year's earning. If there are more earnings, then the company declares high rate of dividend, whereas due to low earning period the rate of dividend will be low. अगर कंपनी की अर्निंग ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड देगी, कंपनी की अर्निंग कम है तो कम डिविडेंड देगी। सेकंड इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी मीन्स कि अर्निंग एक जैसी चली जा रही है, काफ़ी फ्लक्चुएशंस नहीं है। So company which having stable or smooth earning prefer to give high dividend rate of dividend, where the company with unstable earning prefer to give low rate of earnings or dividends. So stability of earning, अगर stability earning की stability है तो कंपनी हाई डिविडेंड दे सकती है। और अगर कंपनी की अर्निंग एबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट कभी कम, तो इस तरह से अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, वो आपको लो रेट ऑफ डिविडेंड देगी। तो ये देखा जा सकता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती है, और जो कंपनियां बहुत ही कम रेट ऑफ डिविडेंड देती हैं तो बेसिकली उनकी जो स्टेबिलिटी रहती है अर्निंग की वो होती नहीं है, तो वो प्रॉब्लम की वजह से ऐसा करती हैं वो। द थर्ड वन इज कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन कैसी, मतलब कि कैश जो आता है कंपनी में वो सेल होती है, गुड्स बिकते हैं तो कैश आता है। सो डेफिनेटली व्हेन योर गुड्स आर गोइंग टू सोल्ड गेट सोल्ड इन द मार्केट, देन ओनली मनी इज गोइंग टू कम टू द कंपनी। सो पेइंग डिविडेंड मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश। सो जब डिविडेंड पे करने की बात करती है तो वो तो पैसा बाहर जा रहा है कंपनी से। सो कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश।
इन सिचुएशन शॉर्टेज ऑफ कैश कंपनी डिक्लेयर्स नो डिविडेंड और वेरी लो डिविडेंड। अगर कैश अच्छा खासा है कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा डिविडेंड देगी, और अगर कैश पोजीशन जो है वो बहुत वीक है, इन दैट केस कंपनी विल गिव लो डिविडेंड। ओके, तो कैश फ्लो पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। फोर्थ इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, अगर उसके ग्रोथ के प्लान है, देन इट वुड बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट मोर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कंपनी को, आगे फ्यूचर में ग्रोथ नहीं करनी है, अगर उसके कोई प्लान नहीं है कि मैं एक और ब्रांच डालूं, प्रोडक्ट में और वेरिएशंस लाऊं, R&D पे खर्च करूं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने की प्लानिंग है, तो फिर डिविडेंड बांट देना चाहिए। ओके, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं है, अगर उसको लगता है अभी नहीं करना है। So apologies for the interruption in between. नाउ सी, अगर कंपनी का कोई प्लान नहीं है आगे ग्रोथ करने का, तो डिविडेंड बांट देना चाहिए। बट अगर कंपनी सोचती है कि मैं ग्रोथ करूंगी, एक और ब्रांच खोलूंगी, तो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी, तो उस केस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए वो क्या करेगी, कम डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को, ताकि वो पैसा ग्रोथ में लगाएंगे। ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। Now, what is this point means? See, some company follow stable dividend policy as it is having better impact on the shareholders and provide the reputation of the company in the share market. अब शेयर मार्केट जो होता है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ये सब क्या है, शेयर मार्केट के स्टॉक एक्सचेंजेस है। यहाँ पर शेयर ट्रेड करते हैं कंपनी के, तो उसके जो मार्केट प्राइस रहता है उस पर फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी डिविडेंड पॉलिसी का जो रेट है काफ़ी अच्छा खासा, लाइक 10% रेट और 20% रेट ऑफ डिविडेंड देने की बात करती है, तो ये जो रहता है ये हमेशा फेस वैल्यू पे 10% 20% रहता है। तो अगर बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट अगर ऑफर कर रही है, तो उसके मार्केट में उसके प्राइजेस उसके शेयर के बहुत ज़्यादा होंगे। नाउ द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर खुश रहता है, अच्छा रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली उस शेयर को बाय करेगा। इवन बिग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी विथ रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो यहाँ पर अगर आपकी स्टेबिलिटी है, तो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, लाइक IDBI, IFCI, तो ये सब भी क्या करते हैं, आपके कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो आपकी डिविडेंड पॉलिसी अगर बहुत अच्छी है, ज़्यादा डिविडेंड आप ऑफर कर रहे हो, तो वो लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। Now, the increase in the dividend is made only when there is a confidence in the company that their earning potential has gone up and not just earning of the current year increased. अब ये लोग चेक क्या करते हैं, ये नहीं चेक करते कि करंट ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है, ये चेक करते हैं कि इनका प्रोस्पेक्ट, कंपनी का पोटेंशियल कितना है, दम कितना है कंपनी में, फ्यूचर में कितनी अर्निंग कर लेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डू द इन्वेस्टमेंट। So in other words, dividend per share is not altered. It changes the earning in the small or seems to be temporary in nature. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स द डिविडेंड पर शेयर इज नॉट ऑल्टर्ड। अगर ये जो डिविडेंड पर शेयर है अगर इसको बदलते नहीं है, इफ द चेंज इन अर्निंग इज स्मॉल और सीम्स टू बी टेम्पररी इन नेचर, मतलब कि अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस करती है, सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी नहीं है डिविडेंड की, तो उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस कम रहेंगे। इसको यूँ समझो, स्टेबिलिटी सिर्फ डिविडेंड के रेट की वजह से ही होती है। अगर वहाँ पर अच्छा खासा कंपनी ने फिक्स कर रखा है, तो फिर उसकी डिमांड रहेगी। अगर कंपनी का कुछ फिक्स नहीं है, तो फिर वो हमेशा फिक्स नहीं है या फिर बहुत कम रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है, तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं रहेगी। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड्स। देन सिक्स पॉइंट इज प्रेफरेंशियल ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि स्टडी में, अगर कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं। एक तो मिडिल क्लास शेयर होल्डर रहते हैं, और एक ऐसे रहते हैं वेल्दी शेयर होल्डर्स रहते हैं। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन है। अगर आपकी कंपनी के पास जो शेयर होल्डर है वो सारे मिडिल क्लास है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग गुड प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल ऑफ, नॉट प्रेफरेंशियल मीन्स जस्ट गुड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी गिवन टू देम। क्योंकि जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमको अच्छे से अच्छा ज़्यादा डिविडेंड मिले। और जो अमीर है वो क्या सोचते हैं, हमको नहीं चाहिए, यू कैन कीप दैट अमाउंट एंड इन्वेस्ट बैक इन द कंपनी, पैसा वापस कंपनी में लगा दो। तो इस केस में जो प्रेफरेंस रहता है वो आपको देखना पड़ता है कि शेयर होल्डर्स का क्या, अगर प्रेफरेंस है कि अगर उनको डिविडेंड ही चाहिए, तो फिर ज़्यादा डिविडेंड उनको ऑफर करना चाहिए। अगर नहीं है आपकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा वेल्दी शेयर होल्डर्स हैं, तो फिर डिविडेंड ना के बराबर देना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ व्हाट इज द टैक्सेशन पॉलिसी हियर।
टैक्सेशन पॉलिसी पे कैसा डिपेंड करता है, देखो क्या होता है, इज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट जब डिविडेंड पे टैक्स लगाती है, तो बेसिकली कंपनी के पास में जो शेयर होल्डर को देती है कंपनी टैक्स फ्री होकर, ये जो जो डिविडेंड कंपनी शेयर होल्डर को देती है वो टैक्स फ्री होता है, बट कंपनी को उस पैसे पे टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी में क्या होता है बेसिकली, अगर टैक्स रेट हाइयर है, मतलब टैक्स का रेट सरकार ने ज़्यादा लगा रखा है कंपनी पे, तो क्या होगा, कंपनी को टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, तो कंपनी क्या करेगी, आपको कम डिविडेंड देगी। और अगर सरकार ने टैक्स कम रख रखे, इफ़ द टैक्स आर लो बाय द गवर्नमेंट, देन द कंपनी में डिक्लेयर हाइयर डिविडेंड, तो क्या करेगी कंपनी, उसको तो कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी। तो टैक्सेशन पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिविडेंड दोगे। नाउ एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट कंडीशंस, ये क्या चीज़ होती है, कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट को बोलते हैं। अब वहाँ की कंडीशन कैसी है, कंसिडरेशन कैसा है उसका, ये देखना पड़ेगा। तो इफ कैपिटल मार्केट कैन इजीली बी एक्सेस्ड और अप्रोच, देयर इज इनफ डिमांड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, देन कंपनी कैन गिव मोर डिविडेंड एंड रेज कैपिटल बाय अप्रोचिंग कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट को देखा जाए, उसकी कंडीशंस को देखा जाए, तो बेसिकली अगर वो अच्छा चल रहा है, मीन्स वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं लोग अपने शेयर्स की, तो कंपनी क्या कर सकती है वहाँ पे, अपना फंड रेस कर सकती है, जाके फाइनेंस रेस कर सकती है, शेयर इशू करेगी और पैसा अप्रोच कर लेगी। और इस केस में कंपनी क्या करेगी, क्योंकि शेयर होल्डर खरीदने आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स को, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी उनको देगी। But if it is difficult for the company to approach and access the capital market, then company declare low rate of dividend. पर अगर उनके पास इतना ज़्यादा मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है और अप्रोच नहीं कर पाती, इतनी इजीली एक्सेस नहीं कर सकती, तो वो डिविडेंड का जो रेट है वो कम कर देंगी, ठीक है। और वो क्या करेंगी उस टाइम, रिटेन अर्निंग जो उनका पास जो पैसा बचा के उन्होंने साइड में रख रखा है, उस पैसे को वो यूज़ करेंगी, ओके। उसको री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नाउ नाइन्थ पॉइंट इज लीगल रिस्ट्रिक्शंस। तो लीगल रिस्ट्रिक्शन किसको बोलते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शन मतलब कंपनी एक्ट जो है उसने क्या सर्टेन प्रोविजन लगा रखे हैं कि पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, आप जब डिविडेंड पे करोगे, तो बेसिकली उसका ये है कि मतलब कंपनी के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, इनफ कैश होना चाहिए डिविडेंड को पे करने के लिए। अगर आपकी कंपनी के पास में पर्याप्त पैसा नहीं है, इफ कैश पोजिशन इज वेरी लो, देन यू कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड स्ट्रेट अवे, आप इतना डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, तो शेयर होल्डर का नुकसान होगा। तो ये लीगल कंसिडरेशन है कंपनी एक्ट के, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। नाउ टेंथ इज कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट के मतलब, अगर किसी ने आपको पैसा दिया है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया है, जैसे कि आईडीबीआई बैंक हो गया, आईएफसीआई हो गया, बेसिकली ये क्या करते हैं, आपको फाइनेंस दे देते हैं और आप उनको इक्विटी शेयर दे देते हो। तो इक्विटी शेयर देके उनसे आपको पैसा मिल गया, आपने बिजनेस में लगा दिया, बट आपको उनकी बातें सुननी पड़ेगी वो क्या चाहते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है किसी के बीच में, तो क्या होगा, बेसिकली आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। अगर वो बोलते हैं कि नहीं डिविडेंड मत दो, री इन्वेस्ट दैट मनी बैक इनटू योर बिजनेस, तो आपको वैसा करना पड़ेगा, आपको पैसा वापस कंपनी में लगाना पड़ेगा। नाउ स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या होते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड हैज इम्पैक्ट on dividend of stock market, as increase in the dividend is taken as a good news in the stock market। तो जब कंपनी ज़्यादा अच्छा डिक्लेयर डिविडेंड करती है, तो क्या होता है बेसिकली स्टॉक मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलता है, स्टॉक मार्केट में अच्छी न्यूज़ मानी जाती है और प्राइस जो रहते हैं मार्केट प्राइस सिक्योरिटी के यानी शेयर के बढ़ जाते हैं। जबकि अगर कंपनी ने बहुत ही खराब डिविडेंड दिया, जैसे पता चलता है कंपनी ने बहुत ही खराब डिविडेंड ऑफर किया है इस बार, तो उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कंपनी के जो मार्केट प्राइजेस है स्टॉक मार्केट में गिर जाते हैं, ओके। This is a 11th point, stock market reactions. Okay, now this is a case study over here. Let us go through one of the case study. So Sara Limited है, ठीक है, is a company manufacturing cotton yarn. It has been consistently earning good profit for many years. तो consistently earning good profit, continuously company earn कर रही है profit को। तो ये जो case study basically ये कौन से factors को यहाँ पे दिखा रही है कि यहाँ पे stability of earning दिख रही है, ठीक है। ये पहला अपन दिखता है यहाँ पे कि factor ये दिख रहा है हमको। This year too is Selby, it has been able to generate enough profits. दिस इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश पोजीशन इन द कंपनी। इनफ कैश पोजीशन है मतलब कि कैश फ्लो पोजीशन जो कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छी है, ज़्यादा डिविडेंड बांट सकती है। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। एंड गुड प्रोस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ, मतलब इस केस स्टडी में ऐसे ही पढ़ के पता चल रहा है कि कंपनी के ये जो केस अभी हमने पढ़े फैक्टर्स वही सब यहाँ कहीं लिखे होंगे, हमको पता करना है पे कि कौन कौन से हैं। एंड गुड प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ इन द फ्यूचर, इट इज़ वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव इन quality, equal employment opportunities, and good remuneration practices. It has many shareholder holders who prefer to receive regular income from their investment.
तो शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, तो शेयर होल्डर प्रेफरेंस देख रहा है, वो क्या चाहते हैं, गुड इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे उनको ज़्यादा पैसे ज़्यादा डिविडेंड मिले। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड फैक्टर है। Then it has taken loan of 40 lakhs from IDBI and it is bound by certain restriction on the payment of dividend। अब बेसिकली यहाँ क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कर रहे हैं, मतलब कि अभी जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है मतलब IDBI ने कि आप उसको डिविडेंड को नहीं दे सकते। ओके, रिस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ लोन अग्रीमेंट, मतलब उन्होंने लोन दिया है तो आप डिविडेंड ज़्यादा नहीं बांट सकते, इस तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रक्शन टर्म्स आ जाती है। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म मतलब कौन सा आ गया हमारा, कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स वाला ये पॉइंट आ गया। तो ये चीज़ दिखती है, 4 पॉइंट यहाँ पे दिखते हैं, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे इसके, इससे ज़्यादा का ये नहीं आता है। ओके, नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर्स। सो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, लेट अस गो थ्रू इट। सो फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, मतलब पहले हम क्या पता करेंगे कितना खर्च करना है, और व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड ऑफ योर डिस्पोजेबल। तो यहाँ पे कितना खर्चा करना है, हाउ मच टू स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर कितना है, एंड व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल, मतलब कि जब हम स्पेंड करेंगे तो क्या स्पेंड करेंगे, मतलब हम कौन सी सिक्योरिटी के हिसाब से पैसा लाएंगे और किस तरह से हम उसको स्पेंड करने वाले हैं, ये हमको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको और अच्छे से समझते हैं, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय द कंपनी। सबसे पहले तो क्या करना है, हमको फाइनेंस कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है कंपनी को, ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को उसके ऑपरेशन अच्छे से चलाने हैं। ज़्यादा भी पैसा नहीं लाना है, अगर 1 करोड़ की ज़रूरत है हमको और हम 2 करोड़ इशू कर लेते हैं या फिर हम रेस कर लेते हैं, लोन लेते हैं 2 करोड़ का, तो उस एक एक्स्ट्रा 1 करोड़ का बर्डन मैं क्यों बढ़ाऊँ अपनी कंपनी के ऊपर, गलत हो जाएगा। कम भी नहीं ले सकते हैं, अगर 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ ही लेंगे, 50 लाख लेके तो बैठेंगे नहीं। तो जो भी अमाउंट है पहले तो ठीक से पता करो, पहली चीज़ तो ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड, द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटी टू बी शेयर्ड। अब पैसा जब लाओगे तो कैसे इश्यू करके लाओगे, बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन के लिए जाओगे, क्या करोगे, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसीज एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड। फिर आपका जो भी पैसा आता है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल होना चाहिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। Now here the first point states here, the financial planning begin with the determination of the total capital requirement. For this, finance manager do sales forecast in the future prospect appear to be bright and expect increase in the sale. Then the firm needs to increase its production capacity, which means more requirement of the long-term fund. Higher level of production and increase in sale will require higher fixed as well as working capital. तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स फोरकास्ट करेंगे कि मतलब फ्यूचर में भविष्य में हमारी कितनी सेल्स हो जाएंगी। इफ़ द सेल्स फोरकास्ट आर गुड, बहुत ज़्यादा सेल्स हो सकती है, तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हो, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है हम लोन लें या फिर इक्विटी शेयर्स इशू करें और पैसा जुटाएं कंपनी के लिए, ताकि हम उसको इन्वेस्ट करेंगे फिक्स एसेट्स में। वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है थोड़ा। अब यहाँ पर ये जो वर्किंग कैपिटल ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, डे टू डे वर्किंग ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि जब हम बोलते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ओके, तो ये जो करंट एसेट क्या होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, डेटर, कैश, ये जो पैसा आता है इनसे, और इसी से हम मैनेज करेंगे हमारी करंट लायबिलिटीज को। तो इसको पेमेंट करने के लिए जब बिकेगा तो ही पैसा आएगा, राइट। तो ये जब मनी आता है आपके पास में, कैश आता है, तो उससे हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स वगैरह की, जो कि हमारे लाइबिलिटीज होती है, करंट लाइबिलिटीज होती है, तो उनको पेमेंट करेंगे। तो ये जो रोटेशन है मनी का, इसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ पैसा होना चाहिए, मीन्स सम लिक्विडिटी हैज़ टू बी देयर। तो वो जो कैश आपको होना चाहिए हाथ में थोड़ा डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, प्लस आपको एक हाई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा फंड भी लगेगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल है कि मशीनरी भी हमको खरीदनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको सेल्स फोरकास्ट पहले देखना पड़ेगा कितना बिकेगा, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। Now, second point. After estimating the requirement of the fund, the next step of the financial planning is to deciding how to raise the finance. एक बार आपको पता चल गया कि कितना पैसा जुटाना है, मान लेते कि हमको 1 करोड़ रुपए जुटाना है, we have to arrange somewhere around 1 crore of rupees. Now we'll decide here now how to raise this finance. कैसे रेज करेंगे फाइनेंस, फाइनेंस मतलब कि पैसे की आपको अरेंजमेंट करनी है, तो शेयर इशू करके करोगे, बॉन्ड इशू करोगे, लोन के लिए जाओगे, क्या करोगे, ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। तो फाइनेंस में बी इंटरनली जनरेटेड बाय द बिजनेस, ओके,
या तो बिजनेसमैन खुद ही फाइनेंस कर दें, इतना पैसा उनके पास। और कैपिटल में बी रेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, या फिर बाहर जाएंगे इक्विटी शेयर, यानी कि लोगों के पास जो पैसा है आप उनको शेयर बेचो, उनसे पैसा आपकी कंपनी के पास आ जाएगा, चला सकते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर्स मतलब कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को शेयर बांट देना और उनसे पैसे लेना, कुछ ही चुनिंदा लोगों को, लेस देन 50 नंबर ऑफ पीपल, 50 से कम लोगों को आपने किसी ग्रुप को शेयर दे दिए प्रेफरेंशियल शेयर। इससे हमारे बहुत सारे शेयर होल्डर नहीं बढ़ेंगे मार्केट में और हमारे पास पैसा आ जाएगा। देन डिबेंचर्स एक तरह के लोन ही रहते हैं अभी, तो डिबेंचर इशू करके भी पैसा आ सकता है और लोन इशू करके भी पैसा आ सकता है, तो इसको डिसाइड करते हैं कि कैसे करें। देन फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ ब्रॉडर इन स्कोप as it does not end by raising the estimated finance. It includes the long-term investment decisions. In financial planning, finance manager analyze the various investment plans. Okay, क्या करता है यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर, वेरियस इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखता है वो, एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे बेस्ट वाला जो प्लान है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इन्वेस्ट कहाँ करें कि सबसे ज़्यादा हमको रिटर्न आए, सबसे ज़्यादा कमाई हो सके, वो चीज़ यहाँ पे डिसाइड हो रही है। एंड मैनेजर मेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स कॉल बजट, तो इसके लिए बजट बनाता है वो, एक्सपेंडिचर देखता है और उसके हिसाब से फिर वो कितने एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं हमारे, उसके हिसाब से फिर वो हमारी सिक्योरिटीज़ को इशू करता है। जो भी शेयर इशू करेगा, जो भी 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है शेयर के थ्रू लाए, तो इस तरह से वो चेक करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस रहते हैं इनके फाइनेंशियल पॉलिसी इन ब्रॉडर स्कोप, इट डज नॉट एंड ओनली बाय एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस, मतलब सब ये नहीं कि फाइनेंस कितना चाहिए सोच के हम रुक गए, इसके आगे भी बढ़ना है। इसका मतलब कि जब वो पैसा आएगा लेना है और उसको इन्वेस्ट करना है सही तरीके से, कौन से किस जगह करना है, जो वो इन्वेस्टमेंट प्लान में हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उसको इन्वेस्ट कराएंगे, उसमें से पैसा हम अर्न करेंगे। तो ये जो चीज़ रहती है किसके थ्रू पॉसिबल होती है, बजट बनाता है इसके लिए फाइनेंस मैनेजर। बजट क्या होता है, बेसिकली किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए कुछ बजट चाहिए, तो बजट कहाँ पर कितना लगाना है, वर्किंग कैपिटल जो चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए बजट अलोकेट करना पड़ता है कि कितना रॉ मटेरियल ठीक रहेगा। अगर वहाँ पे हम सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि 10 लाख इज़ ओके फॉर बाइंग रॉ मटेरियल, तो हम उतना ही बजट देंगे, तो इस तरह से बजट बना के प्लानिंग करके चलते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, क्यों करते हैं बेसिकली, टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। पहली चीज़ कि जब भी हमको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो हम ऐसा नहीं कि हम बैंक की तरफ रन कर रहे हैं वहाँ पे पैसे के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफ अवेलेबिलिटी होना चाहिए हमारे पास में, जितना हमको वर्क करना उतना पैसा होना चाहिए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस प्लानिंग इज दैट द सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज purchase of long-term assets जैसे कि मशीनरी, meet day-to-day expenses like working capital. It ensures timely availability of finance. Along with the availability of financial planning, also try to specify the source of finance. मतलब कि हमको ले देके ये है कि यहाँ पर जो भी हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस और हमको जो कैपिटल एसेट्स या फिक्स एसेट खरीदने में जो भी पैसा चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जितना भी हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से। देन सेकंड, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़रूरत से ज़्यादा 1 करोड़ चाहिए, तो ऐसा नहीं कि 2 करोड़ हमने फाइनेंस करके बैठ गए, तो ज़रूरत ही नहीं है। 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, आपने देख लिया सेल्स फोरकास्ट के हिसाब से कि इतने बिकेंगे तो इसके लिए हमको इतनी कारें बिकेंगी, तो इसके लिए हम 1 करोड़ का इशू कर लेते हैं, इतने 1 करोड़ का हम फाइनेंस कर लेते हैं। पर 2 करोड़ के फाइनेंस के लिए करोगे तो अननेसेसरली अपने पैसा रेज कर लिया, अब उस पर आपको ब्याज देना है या इंटरेस्ट पे करना है बैंक को, तो ये ऐसा नहीं करना है। तो एक्सेस फंडिंग इज बैड। इन एडुकेट और शॉर्टेज ऑफ फंड, मतलब कि अगर शॉर्टेज है 1 करोड़ से कम कर लिया, 50 लैक्स ही कर दिया, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अब जब ज़रूरत है आपको तो मशीनरी नहीं खरीद पा रहे हो, तो वापस बैंक के पास जाके आपको अप्रोच करना पड़ेगा, कैन यू विल हैव टू आस्क फॉर मनी, तो दिस शुड नॉट बी डन। प्रॉपर एस्टिमेशन और जितना चाहिए उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फाइनेंस रेज करना चाहिए। सो देयर इज सरप्लस मनी, a financial planning must invest it in the best possible manner, as keeping financial resources idle is a great loss for an organization. अब क्या होता है कि फाइनेंशियल पॉलिसी में अगर आपने ठीक तरीके से अरेंज कर लिया पैसा तो अच्छी बात है, अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर लिए तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज फालतू पड़े रहेंगे, आइडल पड़े रहेंगे, तो किसी काम के नहीं है। द फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। अब ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग में दोनों तरह के फंड आते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स एसेट की भी बात करती है तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, और हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की भी, लाइक रॉ मटेरियल वगैरह मैनेज करना डे टू डे एक्टिविटीज़, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी चाहिए रहता है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग फोकसेस ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्लान, वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स आर कॉल्ड बजट। तो बजट में छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिए हम
प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। फाइनेंशियल प्लान ही होता है बेसिकली बजट, जिसके अंदर हम हर एक अलग अलग चीज़ को अलोकेट करते हैं कि कितना बजट या कितना खर्चा वहाँ पर करना ठीक रहेगा। और उस बजट को ब्रेक नहीं करना है। बजट अपने आप में एक कंट्रोल रहता है कि इतना 20 लाख दे दिया रॉ मटेरियल को, तो फिर ऐसा नहीं कि आप 30 लाख का खरीद के ला रहे हो रॉ मटेरियल कहीं से। ऐसा नहीं, 20 लाख मीन्स वही बजट मिला, उसके अंदर ही पैसे का यूज़ करो। तो इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। ओके, द बजट इंक्लूड डिटेल प्लान फॉर एक्शन फॉर 1 ईयर और लेस। अब बेसिकली 1 साल का बजट यहाँ पे बनता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग? सो मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, ताकि हमारी फर्म फ्यूचर के लिए तैयार रहे, किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहे। तो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन द फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज प्रेडिक्शन ऑफ 20% growth in sales, however it may plan that the growth rate turn out to be 10% or 30%, the financial planner prepare the blueprint of this situation so that the management must know what to do in each situation. अब उनको पता है जैसे कि कंपनी को कि 20% की सेल्स हो सकती है, बढ़ सकती है हमारी सेल्स 20% से, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 30% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है। तो इसके लिए हमको प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल प्लान बना के रखती है कंपनी की। अगर बढ़ता है तो हमको उस फाइनेंशियल प्लानिंग में किस तरह से प्रोजेक्शन करेंगे कि सिचुएशन को मैनेजमेंट अच्छे से हैंडल कर ले। क्योंकि यहाँ पर जब ज़्यादा डिमांड आ रही है तो हम उसके लिए ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं कि कितना फाइनेंस का हमको ज़रूरत पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करने से हम उसको 30% को भी पा सकते हैं। या फिर अगर डिमांड नहीं आती तो हम किस तरह से कट ऑफ करें कि हम 10% की सेल्स वहाँ पर करके हम लोग अपना पैसा बचाएं, क्योंकि फालतू के एक्सपेंडिचर्स हमको नहीं करने रहते। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्लानिंग भी हो रही है और फंड किस तरह से अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। सेकंड, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज बाय प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट टू फेस डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। अब ये जो पॉइंट था ये उसी के बारे में, एक्चुअली सब पॉइंट है तो आप इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बेसिकली ये बता रहा है यहाँ पर कि बिजनेस में शॉक्स या सरप्राइजेस, कभी आपको ज़्यादा सेल्स हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, या फिर समटाइम यू में से दैट देर आर लेस सेल्स, ऐसा हो जाता है। तो उससे हैंडल करने के लिए थोड़ी फंडिंग होनी चाहिए। तो उस चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और थर्ड इज कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस को आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी इसमें यूज़ होता है इसका। नाउ इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो प्रोडक्शन और सेल्स का आपस में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन तो होता ही है, ये हमने पहले ही कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में या एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में भी देखा था। सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पर जो भी अपन यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, तो जितना बजट हम अलोकेट कर रहे हैं सेल्स वाले के लिए, प्रोडक्शन वालों के लिए, तो हमको बिल्कुल उसके लिए जो क्लियर कट पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे तो वो भी ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि एक दूसरे को ये लोग हेल्प करते रहें। अब पॉलिसी क्या रहती है, जैसे कि प्रोडक्शन को हमको पता है कि फिक्स्ड टाइम पे पैसा चाहिए, लाइक प्रोडक्शन हमारा चलता रहे, तो हमको पैसे को कैसे मैनेज करना है। जैसे कि हम एक पॉलिसी बना लेते हैं कि जैसे कि जो भी हमारी सेल्स होगी तो हम उस पर बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे पेमेंट के लिए। मतलब जो भी हमको सेल्स करेंगे, मतलब हम किसी को उधार पे दिया, क्रेडिट पे हमने किसी को सेल किया, ठीक है, तो हम उससे बहुत ज़्यादा, वो हमारे डेटर हम उससे पैसा मांगते हैं, ठीक है, तो वो हमको जल्दी से जल्दी पैसा देगा, मीन्स हमसे 1 महीने से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो इससे क्या होगा, पैसा जल्दी आएगा तो हम इस प्रोडक्शन वाले को फाइनेंस कर देंगे। तो इस तरह से हम इनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रुकेंगे और उनसे बोलते हैं कि नहीं पैसा तो आप कभी भी दे देना, हमको कोई जल्दी नहीं है, तो क्या होगा, वो तो खुश रहेंगे कि ठीक है तो पैसा मांग ही नहीं रहा है, आराम से देंगे। बट हमको तो कैश क्रंच हो रहा है, वी आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ दिस फाइनेंस। तो जब हमको पैसों की फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या वापस लोन लेने जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं करना है। तो इट कोऑर्डिनेट्स द वेरियस फंक्शन, इसलिए मतलब वहाँ पर ठीक से बनाया जाता है इसको। और जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर रहते हैं बेसिकली वो अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए होते हैं। फोर्थ इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पे जो भी फाइनेंस हो रहा है उसका ठीक से, मतलब जो भी पैसा अरेंज करके आप कंपनी मिला है उसका ठीक तरह से यूज़ करना, और यही बात मैंने अभी बताई थी। तो यहाँ कैसे होगा, डिटेल प्लान ऑफ एक्शन इज प्रिपेयर्ड, मतलब बजट बनाया जाता है अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग टू रिड्यूस द वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, गैप इन प्लानिंग। अब यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, गैप्स नहीं हो सकती प्लानिंग में। क्यों नहीं हो सकती वेस्टेज, क्योंकि हमने हर एक चीज़ के लिए अलग अलग बजट, पैसा जब आता है कंपनी में तो अलग अलग एक्शन प्लान्स बनते हैं कि कहाँ पर कितना बजट एलोकेट होगा, और उसी बजट में काम करना होता है, उसी पैसे को यूज़ करना होता है। तो ये इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पैसे का बिल्कुल प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। नाउ द फिफ्थ इज लिंक बिटवीन फ्यूचर एंड प्रेजेंट। ये ट्राइज टू क्रिएट अ लिंक, मतलब ये है तो प्लानिंग ही, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये फ्यूचर में आपको कहाँ जाना है तो फंड को कैसे यूज़ करना है, ये उसके बीच का एक लिंक है। नाउ आफ्टर दिस the next point will be a capital structure, and this is we are going to do in the next video. Now this
after this, in the third part, we are going to learn about this capital structure. Thank you.